भगवान ऐसी बहू किसी को भी ना दे। बस भाभी, बहुत बोल लिया आपने। कहीं इस तरह मम्मी से बात की जाती है? अब एक भी शब्द और नहीं। ये मम्मी है हमारी। इन्होंने किन परिस्थितियों में हम सबकी परवरिश करके इस मुकाम तक पहुंचाया है, ये हम लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। एक तो जिस गलती के लिए मम्मी को इतना सुना रही हैं, वो गलती मम्मी ने की ही नहीं। और मान लो अनजाने में गलती हो भी गई तो क्या आप मम्मी का मान सम्मान भूल जाएंगी? अंशु ने अपनी मम्मी का अपमान होते हुए देखकर बहुत तिलमिलाते हुए कहा। और भैया आप, भाभी लगातार मम्मी को अपशब्द बोले जा रही हैं और आप चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं। मुझको आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अंशु बेटा, तुम चुप रहो। अगर तुम भी बराबर से ज़ुबान लड़ाने लगे तो इसमें और तुम में क्या फ़र्क रह जाएगा। अभी आयुष से पहले ही दीपा परिस्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए बोली। वाह मम्मी जी, पहले तो बेटे को उकसाती हो और फिर उसको समझाने का नाटक करती हो। रंजना, जो इतनी देर से ज़रा सी बात के कारण बिना वजह सास को सुनाए जा रही थी। बहू, कुछ तो शर्म करो। मैंने क्या उकसाया अंशु को? तुम तो खुद उसके सामने मेरा अपमान किए जा रही हो। माना कि आयुष की आंखों का पानी मर गया, उसको अपनी माँ का अपमान नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन एक बेटा अपनी माँ का अपमान इस तरह से होते हुए कैसे देख सकता है? दीपा बहुत दुखी होते हुए बोली, क्योंकि वो तो अपने परिवार को हमेशा हंसता खेलता देखना चाहती थी। कभी इस तरह की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ चुपचाप जीवन में चली आती हैं और यही हुआ दीपा के साथ। चचेरी बहन के कहने पर उसके दूर के देवर की बेटी के साथ बड़े बेटे आयुष की शादी कर दी। पहले तो राकेश जी ने मना भी किया कि ये सोच लो, ये रिश्तेदारी में आयुष का रिश्ता करना सही होगा, लेकिन दीपा ने सोचा कि बड़ी बहन है तो सोच समझकर ही रिश्ता बताया होगा। देखने सुनने में भी रंजना अच्छी लगी और उसके मायके वाले भी ठीक ठाक, लेकिन रंजना शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक रही, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा रंग दिखाना शुरू किया कि दीपा के लिए तो गुड़ भरे हंसिया जैसा हाल हो गया। ना उगलते बन सकता था अब और ना निगलते। रंजना जब देखो तब दीपा को छोटी छोटी बातों के लिए मुंहफट जवाब दे देती। दीपा यही सोचती कि अभी बच्ची है, थोड़े दिनों में संभल जाएगी। दीपा अकेले में बैठकर खूब फूट फूट कर रोती कि आखिर भगवान ने उसे कौन सी गलती हो गई जो उसको ऐसी सज़ा मिली। उसने तो बस हर अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ने के बाद अपने परिवार की खुशियां ही चाही थी, लेकिन शायद भगवान को वो भी ना मंजूर था। दीपा अपनी चचेरी बहन से भी कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि उसको लगता कि ये सब उसकी किस्मत का ही दोष है। छोटा बेटा अंशु बाहर नौकरी करता था, इसीलिए कम ही आ पाता था। समय के साथ शादी उसकी भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी मीना बहुत ही संस्कारों से परिपूर्ण सुशील है। पहले तो रंजना अगर आयुष के सामने दीपा से कुछ कहती तो आयुष रंजना को समझाता, लेकिन धीरे धीरे आयुष भी रंजना के रंग में रंगने लगा। राकेश जी भी ये सब देख सुनकर बहुत परेशान हो जाते। उनकी बीपी की समस्या की वजह से दीपा उनको कुछ बताती नहीं थी। समय बढ़ रहा था और रंजना की बदतमीजियां बढ़ती जा रही थी।
अब तो जब वो जी चाहे दीपा को कुछ भी बोल देती और आयुष उसको अनसुना कर वहाँ से हट जाता था। दीपा के दिल के कराह निकल जाती थी कि क्या ये वही बेटा है जो माँ के ऊपर अपनी जान लुटाता था। फिर भी कुछ ना बोलकर आंसुओं को चुपचाप पी लेती और वहाँ से हट जाती। होली का त्यौहार था और इस बार 2-3 साल के बाद अंशु भी आया था होली पर। रंजना ने अपने मायके से मिला क्रॉकरी सेट निकाला था, बस खास अपनी सहेलियों के आने पर। सहेलियों के नाश्ता पर लेने के बाद क्रॉकरी सेट तो अंदर पहुंच गया और रंजना वहीं पर सहेलियों के साथ बैठी रही। दीपा ने सोचा कि महंगी क्रॉकरी है, चलो मैं ही साफ करके रख देती हूँ। सारे बर्तन दीपा धुल चुकी थी, सिर्फ 2 प्याले बचे थे और पता नहीं क्या हुआ कि दीपा के हाथों से वो दोनों प्याले छूटकर नीचे गिर पड़े। तब तक रंजना की सहेलियाँ जा चुकी थीं। अब तो रंजना के जो मुंह में आया वो अनाप शनाप दीपा को बोलने लगी। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे मायके से मिली हुई किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाया करो, लेकिन इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बस हमारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े रहना है। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इन लोगों से। कुछ काम के तो है नहीं, जब देखो तब नुकसान पर ही लगे रहते हैं। कभी इतना महंगा सेट देखा होता तो कदर जानती उस चीज़ की, लेकिन इनको क्या फ़र्क पड़ता है। हराम की चीज़ थी तो तोड़ डाली। रंजना का यह सब बोलने का आयुष के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अंशु के लिए यह बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। बस इसीलिए वो मम्मी का अपमान देखकर तड़प उठा। इतनी ही परवाह है तो ले जाओ इनको अपने साथ। 4 दिनों में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। भाभी आप परेशान ना होइए। हाँ, मैं ले जाऊंगी मम्मी जी और पापा जी को अपने साथ। इतनी देर से चुप बैठी मीना अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली। वाह वाह, देखो तो ज़रा, पति तो बोल ही रहा था, अब तो मेढकी के मुंह में भी जुबान आ गई। रंजना बेहूदगी के साथ दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोली, नहीं, ये घर हम लोगों का है। हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जब तक हमारे हाथ पैरों में ताकत है उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पापा की दुकान अभी अच्छी खासी चल रही है और मैं भी रसोई बनाने में लाचार नहीं हूँ। हमारी दाल रोटी आराम से चल जाएगी। तुम लोगों के आगे हाथ फैलाने की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और हाँ रंजना, रही घर छोड़ने की बात, तो अब तक मैंने बहुत तुम्हारी बदतमीज़ियों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अब ये घर छोड़कर तुम और आयुष जाओगे, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। जब धागे का गुच्छा बहुत ज़्यादा उलझ जाए और सुलझाया भी न जाए तो उसको तोड़कर फेंक देना ही बेहतर होता है। बहू, तुम्हारे साथ रहकर इस तरह रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है कि एक बार में ही मर जाना। ना रहेगा बाँस और ना बजेगी बाँसुरी। सब कुछ घुट घुट कर बर्दाश्त कर लेने वाली दीपा के अंदर आज के हालत को देखकर पता नहीं इतना बोलने की ताकत कहाँ से आ गई थी। शायद हालात बहुत ज़्यादा ही दुखी नज़र आ रहे थे। मम्मी, होश में भी हो कि क्या कह रही हो? हम लोग क्यों ये घर छोड़कर जाएं? अब जाकर आयुष की बोल फूटी जब उसको घर से निकलना पड़ा था। कम से कम चलो बेटा, बोले तो तुम, लेकिन शायद मैं अभी तक बेहोश ही थी। अब जाकर होश आया है। अब दोनों लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटो और
नया घर ढूंढ लो। बस 2-3 दिन की मोहलत तुमको देती हूँ। अब तो रंजना के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि आखिर इतना अच्छा घर कहाँ मिलेगा। अब तो रंजना भी आनाकानी करना शुरू कर दी, लेकिन अब तो दीपा चिकना घड़ा बन चुकी थी। इतना सब कुछ घर में हो गया, लेकिन उस समय राकेश जी घर पर नहीं थे। वो किसी दोस्त से मिलने के लिए गए थे। आप बिना पापा की मर्जी से कोई फैसला नहीं सुना सकती, क्योंकि ये घर पापा का है। आयुष और रंजना अपनी दाल दीपा के आगे ना गलती हुई देखकर बोले। थोड़ी देर बाद राकेश जी घर लौटे और जब उन्होंने सारी बात सुनी तो उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। आयुष और रंजना उनके सामने जाकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे, लेकिन उनके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि महसूस तो वो भी कहीं ना कहीं दीपा के अपमान को कर रहे थे और उन्होंने भी दीपा के फैसले को एकदम जायज़ ठहराया। राकेश जी ने भी आयुष और रंजना को घर छोड़ने की हिदायत दे डाली। आखिरकार आयुष और रंजना को वो घर छोड़ना ही पड़ा। दीपा ने अंशु और मीना के साथ भी जाने से उस समय इनकार कर दिया, लेकिन उसने मन ही मन गहरी सांस ली कि रोज़ रोज़ मरने से तो अच्छा एक बार में ही मर जाना। घुट घुट कर मरने से अच्छा है अकेले ही रहना। दीपा अब अपने घर में बहुत खुश थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।